रानीपुर नाम के एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। भोला बहुत ही गरीब था और वह दूसरों के यहाँ काम करके अपना जीवन यापन किया करता था, पर वह दिमाग का बहुत ही चतुर इंसान था। क्या हुआ भैया, आज कुएं के पास इतनी भीड़ क्यों है? भैया, ये जो गोविंद सेठ जी खड़े हैं ना, आज सुबह सुबह इनकी गाय कुएं के पास पानी पीने के लिए आई थी और वह कुएं में गिर गई, तो सब उसी को निकालने के लिए दिमाग लगा रहे हैं। अरे भैया, बस इतनी सी बात, यह तो बहुत ही आसान है। और तभी पीछे खड़े हुए गोविंद सेठ जी भोला की बात काटते हुए बोले, अच्छा भोला, अब तुम इतने अक्लमंद हो गए हो कि हम लोगों को दिमाग दोगे? जाओ, तुम अपना काम करो, यह तुम्हारे बस का नहीं है। भोला बहुत ही गरीब था और इसलिए उसकी अक्लमंदी को कोई पहचान नहीं पाता था। सब उसको गरीब मजदूर समझकर धुतकार दिया करते थे। हाँ जी, आ गए आप, मैं बड़ी देर से आपकी ही राह देख रही थी। अच्छा, तो तुम मेरी राह क्यों देख रही थी? बताओ क्या हुआ? आज सवेरे से ही मुझे बेसन के लड्डू खाने का बहुत मन है, पर जब मैंने घर में सामान देखा तो बेसन, शुद्ध घी और शक्कर तो है ही नहीं। बस इसलिए मैं आपकी राह देख रही थी। अरे बस इतनी सी बात, रुको, मैं अभी बाजार से सारा सामान लेकर आता हूँ। घर पर मैंने कह तो दिया कि अभी सारा सामान लेकर आता हूँ, पर लाऊंगा कहाँ से? मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। मैं लखन से पैसे मांगकर देखता हूँ, वह मेरा दोस्त है, वह मुझे पैसे दे देगा। और लखन भाई, कैसे हो? मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ भोला भाई, बताओ क्या काम है? बस पैसे मत मांगना भाई, क्योंकि पैसे की तो मेरे पास भी बहुत कड़की है। और कोई काम हो तो बताओ। अरे भाई, आज सुबह से ही तुम्हारी भाभी का बेसन के लड्डू खाने का बहुत मन है, पर जब उसने घर में देखा तो लड्डू बनाने का कोई भी सामान घर में नहीं है। यदि तुम मेरी पैसों से मदद नहीं कर सकते तो कम से कम सामान ही दे दो, जिससे मेरा काम हो जाए। भाई सच कहूँ तो मैं भी घर के लिए राशन बहुत समय से लेकर नहीं आया हूँ। यह सारा सामान तो मेरे घर में भी नहीं होगा, मुझे क्षमा करना भाई। ठीक है, तो फिर मैं कहीं और से व्यवस्था करता हूँ। भोला रास्ते में यही सोचते सोचते जा रहा था कि और किससे मदद मांगी जाए। तभी उसे रास्ते में एक घर मिला। क्या हुआ भैया, यहाँ पर इतनी सजावट क्यों हो रखी है? क्या हो रहा है? अरे भैया, आपको नहीं पता क्या? यह घर हमारे गांव के सेठ बीरूमल सेठ जी का है और उनके यहाँ अभी बच्चा हुआ है, तो उसी की खुशी में सारे गांव में परसों लड्डू बटेंगे। लड्डू न बताकर वह आदमी वहां से निकल जाता है। यहाँ पर भी लड्डू वितरण का कार्यक्रम परसों का है और मेरी पत्नी को तो आज ही खाने हैं लड्डू। अब कहाँ से व्यवस्था करूँ सामान की? और तभी सोचते सोचते भोला को एक तरकीब सूझी। भैया, आपका तो बेसन का बहुत बड़ा व्यापार लगता है। हाँ भैया, अपने गांव के अलावा आसपास के 3-4 गांव में भी मेरे पास से ही बेसन जाता है। अच्छा भैया, तो आप हमारे गांव के बीरूमल सेठ जी को तो जानते ही होंगे। उन्हीं ने मुझे भेजा है, परसों उनके यहाँ लड्डू वितरण का कार्यक्रम है, तो उन्हें अच्छा बेसन चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है कि थोड़ा बेसन पहले सैंपल के लिए ले आओ। अरे भैया, हमारा बेसन तो सारे गांव में बहुत फेमस है, पर फिर भी सेठ जी ने कहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बेसन सैंपल के लिए दे देता हूँ। पर मेरा यह कहना है कि आप देखना, ऑर्डर यह मुझे ही मिलेगा। इसके बाद भोला उस व्यापारी से आधा किलो बेसन सैंपल के लिए ले आता है। बेसन का जुगाड़ तो मैंने कर लिया है, अब मुझे घी और शक्कर के लिए गांव के और दूसरे व्यापारियों के पास जाना पड़ेगा। भोला एक घी के दुकानदार के पास पहुंचता है। राम राम जी की सेठ जी, सुना है आपका घी तो सारे गांव में बहुत फेमस है,
हाँ भैया, बिल्कुल सही सुना है। यह घी हम अपने घर में ही बनाते हैं, बिल्कुल शुद्ध घी है, जो एक बार ले जाता है तो दोबारा मेरे पास ही आता है। अच्छा भैया, तो फिर आप तो जानते ही होंगे कि बीरूमल सेठ जी परसों सारे गांव में लड्डू वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ भैया, पता तो चला, पर पता नहीं वह सामान कहाँ से ले रहे हैं। मेरे पास तो कोई खबर नहीं आई अभी। हाँ हाँ भैया, उन्हीं सेठ जी ने तो मुझे भेजा है। देखो, मैं यह अभी बेसन का सैंपल भी लेकर आया हूँ, और मैं आपके पास भी घी का सैंपल ही लेने आया था। यदि आपका घी अच्छा लगेगा तो फिर आपको ऑर्डर देंगे। अच्छा, तो ये बात है भैया। ठीक है, तो मैं आपको सैंपल के लिए एक डब्बा घी दे देता हूँ। और हमारा घी सेठ जी को पसंद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और रही भाव-ताव की बात, तो वह हम तभी कर लेंगे। अपनी अक्लमंदी से भोला घी, शक्कर और तेल तीनों चीजों की व्यवस्था कर लेता है और अपने घर पहुंचता है। ये लो भगवान, ये रहा तुम्हारा सारा सामान। अब जल्दी से लड्डू बनाओ और गर्मा गर्म स्वादिष्ट लड्डू मुझे खिलाओ। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। अब लड्डू बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा। आप बैठो, जब तक मैं आपके लिए लड्डू बनाकर लाती हूँ। और उसी समय उस राज्य के महाराज अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए घूम रहे थे, और उसी समय वह भोला के घर के पास से गुजरे। लो जी, गर्मा गर्म लड्डू तैयार हैं। अब इन्हें खाइए और बताइए कि कैसे बने हैं। अरे वाह, मजा आ गया। लड्डू तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। लो, तुम भी खाओ। मुझे यह तो पता है कि आपके पास पैसे तो थे नहीं, फिर आप यह बताएंगे कि आपने सामान की व्यवस्था कैसे की। अब भोला अपनी पत्नी को वह सारी बात बताने लगा कि कैसे उसने सामान की व्यवस्था की। पर उसी के घर के बाहर खड़े होकर महाराज यह सब बातें सुन रहे थे। सेनापति जी, यह आदमी तो बड़ा ही चतुर है। हमारे राज्य में इतने चतुर व्यक्ति हैं, यह तो मुझे पता ही नहीं था। जी महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने। इस आदमी ने कितनी चतुराई से सारे सामान की व्यवस्था कर ली, और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। यह आदमी वाकई में बहुत चतुर इंसान है। सेनापति जी, इन्हें कल राज दरबार में बुलाया जाए। हम इनसे मिलना चाहते हैं। भोला और उसकी पत्नी दोनों ही अंदर बैठकर लड्डू का मजा ले रहे थे, और दोनों को ही यह बात नहीं पता थी कि महाराज ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। सुबह सुबह सेनापति जी भोला के घर में आए और उसे राज दरबार के लिए घर से लेकर गए। भोला पहली बार महाराज से मिलने जा रहा था, इसलिए उसने महाराज को देने के लिए भेंट स्वरूप एक चिड़िया अपने साथ रख ली। भोला महाराज से भेंट के लिए राजमहल में पहुंचा। उसी समय गोरखपुर राज्य के एक राजदूत महाराज से मिलने के लिए राजमहल में आए। महाराज, मैं एक राजदूत हूँ और मुझे गोरखपुर के महाराज ने आपके यहाँ भेजा है। उन्होंने आपके लिए एक पहेली दी है। यदि आप उस पहेली को सुलझा लेते हैं तो गोरखपुर के महाराज आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। गोरखपुर के महाराज के साथ तो मित्रता करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। आप हमें पहेली बताइए, हम उसे अवश्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। और तभी राजदूत एक चक्र बनाते हैं और उसके आजू बाजू बहुत सारे अनाज के दाने रख देते हैं। महाराज बहुत देर तक उस चक्र को देखते हैं, पर उन्हें उस चक्र में कुछ भी समझ में नहीं आता। और सेनापति का भी यही हाल था, उसको भी उस चक्र में कुछ समझ नहीं आया। तभी भोला बोला, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या इस पहेली को मैं हल कर सकता हूँ। तभी महाराज भोला को चौंक कर देखते हैं और सोचते हैं कि जिस पहेली के बारे में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वह इस पहेली को कैसे हल करेगा। हाँ हाँ भोला, क्यों नहीं। यदि तुम इस पहेली का उत्तर जानते हो तो अवश्य बताओ, क्योंकि यह तुम्हारे राज्य के महाराज की शान की बात है
और तभी भोला जो चिड़िया महाराज को भेंट के लिए लाया था उस चिड़िया को उस चक्र में छोड़ देता है और देखते ही देखते चिड़िया चारों तरफ के दाने को चुन लेती है और यह देख के वह राजदूत राजमहल से वापस चला जाता है। पर महाराज को यह सब माजरा बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसलिए वह भोला से पूछते हैं, अरे भोला, यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वह राजदूत बिना कुछ बोले ही यहाँ से क्यों चला गया? तुम मुझे कुछ समझाओगे? सब कुछ बहुत ही आसान था महाराज। उस राजदूत ने जो चक्र बनाया था वह हमारा राज्य है और उसके आजू बाजू जो उसने अनाज के दाने डाले थे वह उसकी सेना है जो हमारे राज्य को चारों तरफ से घेर चुकी थी। और मैंने कुछ नहीं, बस अपनी चिड़िया उस चक्र में रखी तो मेरी चिड़िया ने सारे ही अनाज के दाने चुन लिए, जिससे उस राजदूत को यह संदेश पहुंचा कि यदि आपकी सेना हमारे राज्य को घेरेगी तो हमारे सैनिक भी कमजोर नहीं है, वह भी आप पर आक्रमण करेंगे और आपकी सारी सेना को ऐसे ही ध्वस्त कर देंगे। वाह भोला, तुम सच में बहुत अक्लमंद हो। आज तुमने अपने राज्य और अपने महाराज दोनों का सम्मान बढ़ाया है और इसलिए मैं तुम्हारी अक्लमंदी को देखते हुए अपने राज्य का सलाहकार घोषित करता हूँ। भोला यह सब सुनकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि अभी तक उसकी अक्लमंदी की प्रशंसा किसी ने भी नहीं की थी और अब उसकी अक्ल की प्रशंसा महाराज स्वयं ही कर रहे थे, इसलिए वह बहुत ही खुश था।